सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीयू के स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज जो लोग आईपीयू के अपग्रेडेशन राउंड के बाद, आई मीन थर्ड राउंड के बाद जो अपग्रेडेशन हुआ था, उसके बाद जिनको जिनको सीट मिला है, अगर वो कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितना अमाउंट लेके जाना है, कहाँ जाना है, और वो लगे हाथ स्पॉट में कैसे बैठ सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि उसे बेटर से बेटर कॉलेज मिले। अब बेटर से बेटर कॉलेज तभी मिलेगा जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर मारोगे। इसमें कई बार असफलता भी हाथ लगती है और कई बार बहुत सारे लोगों के हाथ सफलता भी लगती है, और इस तरीके से वो लोग अपने ब्रांच को एक लो रैंक होने के बावजूद भी अपग्रेड करा पाते हैं, अपने कॉलेज को अपग्रेड करा पाते हैं। सिंपल बात है भाई, जो लड़ेगा उसी के जीतने या हारने का सवाल होगा। जो लड़ेगा ही नहीं उसके तो जीतने या हारने का सवाल, उसके लिए तो जीतने और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम डिसाइड कर लो, देख लो तुम फाइटर हो या नहीं हो। तो चलो हम पहले देखते हैं कि भैया आईपीयू की काउंसलिंग में अभी स्पॉट राउंड का प्रोसीजर क्या है, क्या रहने वाला है, क्या शेड्यूल होने वाला है। लेट मी स्टार्ट दिस फर्स्ट। गाइज, अगर मैं स्पॉट काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं सबसे पहले कि कौन कौन एलिजिबल हैं, तो जिन लोगों ने विड्रॉल मार लिया है एज प्रोसीजर वो लोग भी एलिजिबल हैं। जिन लोगों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो लोग भी एलिजिबल हैं, और जिनको कॉलेज मिल गया है वो लोग भी एलिजिबल हैं। अब जिनको कॉलेज मिल गया उनमें दो कंडीशन आएगी कि मान लो वो लोग स्पॉट में बैठे हैं और ऑब्वियसली हम इस जो हमें मिला है उससे बेटर चॉइस ही फिल करेंगे। हम मूर्ख थोड़ी हैं कि उससे खराब चॉइस फिल करेंगे। और हमें कोई सीट अलॉट नहीं हुई। अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो ऑन दैट केस हमारी जो पहले वाली सीट है, अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करके उसमें पेमेंट वगैरह करके सब डन कर रखा है, तो जो आपकी पहले वाली सीट है वो रिटेन रहेगी। और अगर आपको कोई सीट मिल जाती है, मान लो अगर आप स्पॉट में बैठ रहे हो और आपको एक नई सीट अलॉट होती है, यस, न्यू सीट अलॉटेड, तो इन दिस केस ओल्ड वाली जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको न्यू वाली सीट ही क्या करना पड़ेगा बेटा, लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो आपको मिला है, अगर ज़्यादा होशियार बन रहे हो तो पता कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी मिला है उससे भी खराब स्पॉट राउंड में मिल जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्पॉट राउंड की जब काउंसलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करेंगे। मतलब हमें जो मिला है हम इससे बेटर चॉइसेस को ही चॉइस फिलिंग में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इस पॉइंट को आप पढ़ भी सकते हो, इनके रूल बुक में भी ये मेंशन है कि द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल, studies, college, institution after seat allocation up to sliding round if participating in spot round, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें बेटा, स्पॉट राउंड में, are assured that if any of the new seat preference filled in spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained and shall not be changed। अगर आपको कोई नया नहीं मिलता है तो आपका जो पहले वाला है वो क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आफ्टर सीट एलोकेशन अप टू स्लाइडिंग राउंड इफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड, देखो स्लाइडिंग राउंड में ब्रांच भी चेंज हो सकती है और कॉलेज भी चेंज हो सकता है। इफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड, if any of new preference filled in allocated to them in the spot round of counseling, then the candidates shall be abide to take the new allotted seat. They will not have any claim on previous seat। मतलब अगर आपको कोई नया सीट मिलेगा तो पुराने वाली सीट पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा, आपको नया वाला ही लेना पड़ेगा। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी है। और जिन लोगों को अब तक कॉलेज नहीं मिला है उन लोगों के लिए मैंने ऑल इन वन स्पॉट काउंसलिंग लॉन्च किया है। ऑल इन वन स्पॉट काउंसलिंग लॉन्च किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप
ऑलमोस्ट सारे स्पॉट काउंसलिंग में बैठ सकते हो हमारे थ्रू, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको आपके रैंक पर एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। एक बात और मैं बताऊंगा कि आज शाम को AKTU की चॉइस फिलिंग कराने वाला हूं, AKTU की चॉइस फिलिंग कराने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस तरीके से मैंने आपको IPU की चॉइस फिलिंग कराई थी, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं जो चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर देता हूं वो बेस्ट होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अभी AKTU के चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर को दिया है, पर मैं गारंटी के साथ तुमसे कह सकता हूं कि अगर तुम उसे भर रहे हो तो तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। बिकॉज तुम जिसकी वीडियो देख रहे हो सकता है उसे खुद आइडिया ना हो, वो भी कॉपी पेस्ट मार रहा हो, उसने खुद से ना बनाया हो क्योंकि उसे खुद ही भी आइडिया ना हो। तो इसलिए मैं तुमसे एक बात गारंटी के साथ बोलूंगा कि मैं जो चॉइस फिलिंग बच्चों के लिए तैयार करता हूं, खुद से पूरे तन मन धन से करता हूं, और ये सोच के करता हूं कि मेरे द्वारा हमेशा बच्चों का भला हो, कभी किसी का खराब या गलत ना हो। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा मेंटर नहीं सोचेगा या काउंसलर या यूट्यूबर भी नहीं सोचेगा कि किसी बच्चे का करियर बर्बाद हो जाए। बट अभी क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि जो लोग काउंसलर नहीं भी हैं वो भी फर्जी काउंसलर बनते हैं। अब चूंकि कुछ चंद पैसों के चक्कर में कुछ भी आके यूट्यूब पे बोल दो, कुछ भी चॉइस फिलिंग दे दो, और इस बात का ध्यान ही नहीं रह जाता है कि इसका इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ेगा, इससे बच्चों का कितना नुकसान होगा। 1000-2000 बड़ी चीज़ नहीं है, पर पता चले कि किसी ने जैसे कोई 1000-2000 ले रहा है और उस चक्कर में वो बार बार वीडियोस डाल रहा है, और बाद में पता चला कि उसने ऐसी चॉइस फिलिंग ऑर्डर यूट्यूब पे आके बता दी जिसकी वजह से बच्चे का नुकसान हो गया, तो ये बच्चे के पूरे जीवन भर का नुकसान हो जाता है। 1000-2000 बड़ी चीज़ नहीं है, बट इस बात का हमेशा तुम ध्यान रखना और सावधान और सतर्क रहना। ये बात भी तुम आज कान खोल के सुन लो। गाइज, अगर मैं बात करूं स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, तो स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपको 500 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग पुराने हैं, अब भैया ये IPU है, फ्री में कुछ भी नहीं करती। पहले 1500 का रजिस्ट्रेशन, फिर 1000 रुपए काउंसलिंग फीस, अब अलग से दो 500 रुपए अलग से काउंसलिंग फीस, और जो न्यू है उनको 3000 रुपए का अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब चॉइस फिलिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। सबसे मेन चीज है पूरे काउंसलिंग में डेडलाइन और चॉइस फिलिंग। डेडलाइन मिस कर गए, काउंसलिंग खत्म। चॉइस फिलिंग खराब कर दिया, करियर खत्म। ये दो बात का ध्यान रखना। आप चॉइस फिलिंग जो हमसे कराना चाहते हैं, वो चाहे तो हमारा पेड प्रोग्राम ले सकते हैं, मुझसे खुद ही बात करके अपने प्रेफरेंस को डिसाइड कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अपनी चॉइस प्रेफरेंस को भर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो ये सब नहीं करना चाहते हैं वो फ्री में कर सकते हैं, वो मेरी चॉइस फिलिंग वाली वीडियो देख लें। वो मेरी चॉइस फिलिंग वाली वीडियो देख लें। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी चॉइस फिलिंग कराई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे, फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आपको पेमेंट करना है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी जानी है, और आपका एडमिशन फिक्स्ड हो गया। दिस इज द प्रोसीजर फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग। उसके बाद स्पॉट की तो बात हो गई, ये बड़ा सिंपल है। अब देखो, जनरली हर साल 2 से 3 स्पॉट देखने को मिलता है। अभी एक ऑनलाइन स्पॉट होगा, उसके बाद भी स्पॉट होंगे, तो उसकी तुम चिंता मत करो। जैसे जैसे स्पॉट की इंफॉर्मेशन आती जाएगी, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। अगर किसी का पहले स्पॉट में नहीं होता है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की। फिजिकल रिपोर्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं तुमसे वो करने जा रहा हूं, मैनेजमेंट कोटा के बारे में। मैनेजमेंट कोटा के बारे में। अब मैनेजमेंट कोटा क्या है? देखो, मैनेजमेंट कोटा क्या है, ये भी एक तरीके से काउंसलिंग जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पैसा दे के डायरेक्ट गए और सीट खरीदनी है, ऐसा नहीं समझो तुम इसको। इस बार काउंसलिंग जो है मैनेजमेंट कोटा की IPU करा रही है। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2500 रुपए पर ब्रांच से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर ब्रांच से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से 2500 पर ब्रांच से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक कॉलेज टू कॉलेज होता है, जैसे भारतीय विद्यापीठ का मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। MAIT का लास्ट डेट जो है, MAIT का लास्ट डेट 30 है। पहले इन लोगों ने 31 बोला था, लेकिन बाद में इन लोगों ने 31 से घटा दिया और 30 कर दिया, तो MAIT का 30 है। इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुमने JEE मेन दिया हो। पहला तो तुम JEE में बैठे हो, और दूसरा
तुमने तुम्हारे 12th के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर इस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, 12th के मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। और इसमें 2500 रुपए पर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद फिर कॉलेज जाना है। प्रेफरेंस लिस्ट और मेरिट लिस्ट जो भी बोल सकते हो तुम, उसको तैयार करेगा आईपीयू, और उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे कॉलेज वाले तुम्हें एडमिशन देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट लगता है कि मैनेजमेंट कोटा में शायद ज़्यादा पैसा लगता होगा, हो सकता है कि एमआईटी में 20 लाख का डोनेशन लगता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीस इज सेम, जो यहाँ फीस है वो वहाँ फीस है। फीस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तुम कहोगे तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इनके दिखा दूंगा। अगर तुम मैनेजमेंट कोटा पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो बताओ, क्योंकि देखो 85%, 90%, 92%, मतलब अगर किसी का 85% प्लस है तो मोस्ट प्रॉब्ली एडमिशन हो जाता है, और 90% प्लस है तो भैया फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं। तो तुम चाहे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लो या इसके थ्रू एडमिशन ले लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसे डिटेल में बना सकता हूं। ओके, अब मैं बात करता हूं कि फिजिकल रिपोर्टिंग का। तो देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग जो होने वाली है 28 से लेके 30 के बीच में होने वाली है। डेली सुबह 11 AM से शुरू हो जाएगा और 4 PM पर खत्म होगा। मतलब 28, 29 दिन, 3 दिन तक फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। कहाँ जाना है, प्लेस क्या होगा रिपोर्टिंग का? तो देखो, इसमें आपको आईपीयू नहीं जाना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है। और कौन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं MSIT के वेबसाइट पर अभी गया था। अब MSIT वालों ने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भैया देखिए, आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए। कहाँ पर कराइएगा? इन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है कि भैया क्या बोलते हैं, इन्होंने भी अपना वो दे रखा है। कहाँ गया इनका एड्रेस? जैसे यहाँ पे क्या है ना कि तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाओ, और वहाँ से ऐसा उन लोगों ने न्यू स्टूडेंट्स को कहाँ आना है, कब आना है, कैसे आना है, क्या के लिए आना है, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इन्होंने दे रखा है कि आप रिपोर्ट करिए सेमिनार हॉल नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, MSIT बिल्डिंग। अब MSIT वाले कहाँ बुला रहे हैं? सेमिनार हॉल नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, MSIT बिल्डिंग में बुला रहे हैं। अब इसी तरीके से कोई MIT वाला होगा तो MIT वाले भी स्टेप वाइज लिख के बताए हैं कि कब कहाँ कैसे जाना है और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है। एवरीथिंग दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। तो सिंपल, 28 से 30 के बीच में तुम कभी चले जाओ। मोस्ट प्रॉब्ली तुम आज चले जाओ तो और बढ़िया है, नहीं तो कल तक तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। अगर तुम सीट चाहते हो तो, फिक्स करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो तुम विड्रॉल मार सकते हो। कब तक? 31 तारीख तक तुम विड्रॉल मार सकते हो। तो सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमें इस डेट के बीच में अपने कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में कहाँ पर जाना होगा वो डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा। कॉलेज की वेबसाइट से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। और विड्रॉल करने का लास्ट डेट क्या है? 31 है। अगर किसी को एडमिशन नहीं लेना है वो विड्रॉल कर सकता है, अदरवाइज विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम सीट लेके भी स्पॉट में बैठ सकते हो। अब सवाल है कि ठीक है भैया हम चले तो जाएंगे, पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? अब डॉक्यूमेंट को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। अब सवाल है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएंगे? तो देखो, सबसे पहला ये तो तुम्हें वहीं मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर्म वहीं मिल जाएगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनते हैं। पहला एक आईपीयू का सेट बनता है और एक कॉलेज का सेट बनता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और कॉलेज को भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट कॉलेज में भी सबमिट होगा। तो सबसे पहले जेई मेन का एडमिट कार्ड लेके जाओ। अब भैया ओरिजिनल इन लोगों ने लिख रखा है, तुम बताओ तुम में से किसी के पास ओरिजिनल है? ओरिजिनल तो सबमिट करवा लेते हैं, ओरिजिनल कहाँ से आएगा? बट कोई बात नहीं, तुम एडमिट कार्ड लेके चले जाना। ना हो तो स्कोर कार्ड भी चलेगा, लेकिन लेके चले जाना, ठीक है? तो जेई का स्कोर कार्ड, जेई का एडमिट कार्ड। उसके बाद से जो तुमने शुरू में 1500 का रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर लो। सीट जो अलॉट हुई थी उस सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लो, और जो तुमने फी रिसिप्ट दिया था 96,000 का, उस फी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लो। उसके बाद से अगर कुछ लोग होंगे जो ऑनलाइन फीस, जैसे ये MSIT की रिमेनिंग फीस है, MSIT की रिमेनिंग फीस है। तुम देखो, मैं MSIT से ही बता देता हूँ, तुम अपने कॉलेज के उसको डाउनलोड करके, डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके, नोटिस को डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे MSIT की टोटल ट्यूशन फीस है 1,39,500 रुपये।
और उसमें यूनिवर्सिटी फीस 20,000 पर ईयर जुड़ता है, और सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है 1,000 है, एल्यूमिनाई फंड 2,000 है, ग्रुप इंश्योरेंस 100 रुपये है। तो टोटल इस तरीके से MSIT की फीस बैठती है फर्स्ट ईयर में 1,71,600 रुपये, जिसमें से तुमने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को 96,000 डिपॉजिट कर रखा है, तो बचा कितना, 75,000। तो इन्होंने बोल रखा है कि भैया 75,000 में से 75,600 अब आपको क्या करना है, 75,600 आपको क्या करना है, सबमिट करना है। किस तरीके से सबमिट करना है इसका इन्होंने बता रखा है। इन्होंने 2 मोड दिए हैं कि या तो आप DD बनवा लो, डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक से बनता है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इनको ऑनलाइन कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, बैंक डिटेल दे रखा है कि HDFC बैंक में ऑनलाइन कर लो। अब जब तुम ऑनलाइन करोगे तो क्या करोगे, उसका रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को भी तुम्हें क्या करना है, उस रिसिप्ट को लेके जाना है। और ये 75,600 सिर्फ MSIT के लिए, अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग डिपेंड करेगा। तो तुम ऑनलाइन पैसा भी उन्हें भेज सकते हो, तुम चाहो तो DD बनवा लो, कुछ कॉलेज वाले तो UPI भी लेंगे, डिपेंड करेगा कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो। उसके बाद से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी ज़रूरी है, अगर कैटेगरी नहीं दे पाए तो सीट इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल तुम्हारे पास होनी चाहिए, और प्लस 2-3 फोटोकॉपीज़। कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस फोटोकॉपीज़। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा लो जो रजिस्टर्ड हो, तो तुम ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उस पर। अब इसका फॉर्मेट अगर तुम्हारे पास वैसे ना हो तो तुम क्या कर सकते हो ना, जोसा वाला ही लगा देना। लेकिन अभी तो बहुत आसान है इनका वाला बनवाना। इसका फॉर्मेट यहाँ पर है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, और ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। दिस इज़ अ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ये भरवा देना। भरवाने के बाद सिग्नेचर कर देना, और नेम और सिग्नेचर और सीलो लगा देना। रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है, बस सिंपल लाइक दैट। तो इसको क्या करवा लेना, फोटोकॉपी करवा के इसको भरवा के, और MBBS डॉक्टर से साइन वाइन करवा के, चेकअप वकअप करवा के, साइन वाइन करवा के तुम क्या करवा दो, मुहर वहर लगवा लो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, भैया 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ये तो कॉलेज वाले या स्कूल वाले ही दे देते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा लेना। अपने एटलीस्ट 3 फोटोग्राफ लेके जाना। उसके बाद अंडरटेकिंग में 2 चीज़ होता है, पहला गैप ईयर अंडरटेकिंग। अब गैप ईयर अंडरटेकिंग तुम चाहो तो कचहरी से बनवा लो या इनके फॉर्मेट में बनवा लो, कचहरी से भी ईजिली बन जाता है। तुम वकील को पकड़ो, 100 रुपये दो, गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाओ, वो तुरंत बना के दे देगा। उसके बाद है एंटी रैगिंग दोनों का होना चाहिए, स्टूडेंट का भी होना चाहिए, पेरेंट का भी होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, रैगिंग ना तो जाके वहाँ करना और ना ही रैगिंग सहना, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और एंटी रैगिंग कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं IIT गुवाहाटी गया था, तो मेरा एंटी रैगिंग इन लोगों ने मांगा हुआ था। दिस इज माई एंटी रैगिंग, IIT गुवाहाटी में लगा हुआ था। अब ये बड़ा मॉन्डेटरी था, बहुत सारे बच्चे एंटी रैगिंग के बिना परेशान हो रहे थे, इन्होंने एंटी रैगिंग को हल्के में लिया था। तो ये तुम ऑनलाइन बना सकते हो। ऑनलाइन कैसे बना सकते हो, एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, इनकी एक वेबसाइट है, तुम इनके वेबसाइट से, एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, तुम इस फॉर्म को फिल करके एंटी रैगिंग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ। तुम जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे फॉर्म फिल कर लो। फिल करने के बाद से इस डॉक्यूमेंट को यहीं से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद से तुम क्या करना, फिल करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद से प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद से सिंपल प्रिंट करने के बाद से यहाँ पे सिग्नेचर कर लो अपने वाले पे, और ये फादर के लिए, गार्जियन के लिए होता है, तो यहाँ पे ही उनका सिग्नेचर करा देना, तुम्हारा एंटी रैगिंग तैयार हो गया। उसके बाद से अटेंडेंस के लिए ये लोग अंडरटेकिंग लेंगे, तो अटेंडेंस का अंडरटेकिंग तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। इन लोगों ने क्या बोल रखा है कि इन लोगों ने दे रखा है इधर अटेंडेंस की अंडरटेकिंग यहाँ दे रखी है। अंडरटेकिंग क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें पेरेंट का और गवर्नमेंट का, स्टूडेंट का, इन दोनों का अंडरटेकिंग इन्होंने बोल रखा है कि भैया अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा। तो इसको फिल करना, इसको प्रिंट कर लो, फिल कर लो। अब एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ना मत, जितना इन लोगों ने बोल रखा है सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना, ताकि वहाँ तुम्हें दौड़ना ना पड़े, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा फिर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। बोल लो वहाँ पापा को दौड़ाओगे, जाइए फोटोकॉपी निकलवा के लाइए, तुम दौड़ोगे फोटोकॉपी निकाल के लेके आते हैं, तो परेशान मत हो। 2-3 सबकी सेट ले लेना, वहाँ सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लगा देना। बहुत सिंपल प्रोसीजर रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग का।
उसके अलावा अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में किसी को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी आता है तो तुम मुझे बताना। अब जैसे अगर किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं हो पाता है तो उसका भी अंडरटेकिंग होता है, वो अंडरटेकिंग भी लग जाता है, तो उसके बिना परेशान नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। डोंट वरी, तुम्हारे पास अगर मेजर डॉक्यूमेंट है तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करना कि सब कुछ प्रॉपर वे में लेके जाओ ताकि तुम्हें दौड़ना ना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।